नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको जरूर बताया था, यानी हमने समुत्पाद वक्र यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व की बात कर ली थी। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो उसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं MRTS लिखा है। MRTS जो लिखा है इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब ये क्या होती है और किस प्रकार से ये निकल के आती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन पर नए आए हों यानी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हो सकता है आप जाते जाते भूल जाएं, तो इसके पहले ही आप कर लीजिए सब कुछ। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है MRTS, जैसे कि मैंने आपको बताया। समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, यानी इस वाले शेड्यूल के माध्यम से आपको पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ग्राफ पर ले चलूँगा कि किस प्रकार से MRTS निकल के आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेबर और पूंजी यानी श्रम और पूंजी दिया हुआ है, यहाँ पे MRTS लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि MRTS होता क्या है। MRTS का मतलब होता है यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप जिस प्रकार से लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मात्रा में आपको पूंजी छोड़नी पड़ती है। यानी एक साधन की आप मात्रा बढ़ाइए तो दूसरी साधन की जितनी मात्रा का त्याग करते हैं उसको बोलते हैं आपका MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। समझिए कैसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेबर 1 है, पूंजी 12 है, तो उस केस में आपका MRTS रेशियो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं है। अब समझते हैं लेबर की 1 यूनिट को बढ़ाया गया। जब लेबर की 1 यूनिट को बढ़ाया गया तो आप देख रहे हैं कि जो पूंजी है वो 12 से घट करके 8 हो गई। कहने का मतलब है कि आपने एक लेबर की यूनिट लेने के लिए आपने पूंजी की 4 यूनिट को त्यागा है, यानी पूंजी की 4 यूनिट को घटा दिया। भाई देखो, यहाँ पर 12 था, यहाँ पे 8 था, तो आपने पूंजी को 12 से 8 किया, कहीं ना कहीं आपने पूंजी की मात्रा को घटाया। कितना घटाया? 4। तो जैसे कि आपने 4 जब पूंजी को घटाया एक लेबर को लेने के लिए, तो आपका जो MRTS है यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का जो रेशियो है वो 4:1 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपने जितना त्यागा है, जिस साधन की मात्रा को आपने त्यागा है वो पहले लिखा जाएगा, और जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है जिस साधन की यूनिट को उसको बाद में लिखा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए, आप जब 2 से 3 यूनिट ले रहे हैं लेबर की, तो उस केस में आपने पूंजी को 8 से 5 घटा दिया। मतलब कहने का यह है कि आपने 3 पूंजी को यानी 3 कैपिटल की यूनिट को रिड्यूस कर दिया एक लेबर एक्स्ट्रा लेने के लिए। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3:1। अब उसी प्रकार जैसे आपने लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाया यानी 3 से 4 की लेबर हो गए, तो उस केस में आपने पूंजी को घटा दिया यानी 5 से 3 कर दिया। तो इस केस में आपका जो MRTS होगा वो हो जाएगा 5 से 3 हो गया, मतलब 2:1 यानी 2:1 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1 यूनिट और बढ़ाया लेबर की, तो जब लेबर की 1 यूनिट को और बढ़ाया गया तो उस केस में आपने पूंजी को कितना घटाया? 1 घटा दिया, यानी 3 से 2 हो गया। तो इस केस में आपका जो MRTS है वो 1:1 निकल के आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा फार्मूला यहां पे दिखा देता हूं। MRTS इक्वल टू माइनस चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। जो चेंज इन Y है ना, तो ये चेंज इन Y डिनोट करता है आपका कैपिटल को यानी पूंजी को, और जो आपका X है वो आपको लेबर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब लेबर को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि यानी आपने किस प्रकार से देखा कि आप कितनी मात्रा में पूंजी में परिवर्तन कर रहे हैं और कितनी मात्रा में आपने लेबर की क्वांटिटी में परिवर्तन किया है। उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका MRTS होता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, माइनस लगा है। व्हाट इज माइनस मीन्स, मतलब यहाँ पर जो माइनस है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने एक चीज़ को बढ़ाया दूसरी चीज़ को घटाया, कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या है? इनके बीच में ऋणात्मक संबंध है, निगेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों साधनों के बीच में। ये माइनस यही शो करता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, यानी इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम आपको इस ग्राफ पे समझाते हैं कि इस ग्राफ के माध्यम से आपका MRTS कैसे निकल के आता है। वही चीज़ जो आपको यहाँ पे मैंने शेड्यूल के माध्यम से दिखाया है वही चीज़ आपको ग्राफ में समझना है। यहाँ पर जैसे कि लेबर 1 है तो आपकी 12 पूंजी हो गई, लेबर की मात्रा को बढ़ाया
पूंजी की मात्रा को घटा दिया, यानी इतना मात्रा में आपने रिड्यूस कर दिया। ये आपका क्या है, चेंज इन वाई है। ये आपका क्या है, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कहने का मतलब है कि आपने पूंजी में कितना परिवर्तन किया। और यहाँ पर आपका जो है, जो डेल्टा एक्स है वो यहाँ पर निकल के आता है, मतलब कि आपने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है ना, और आपने इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि पूंजी को घटाया, कितना, यहाँ से यहाँ तक आपने एक्स की वैल्यू बढ़ाई, यानी आपका ये डेल वाई हो जाएगा, इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है। उसके बाद ये कि आपका डेल वाई हो जाएगा, यानी आप देख रहे हैं पूंजी की मात्रा में कमी हो रही है निरंतर, किस किस रेशियो में, इस रेशियो में, यानी आपने लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाया और उसकी तुलना में आपने पूंजी की मात्रा को घटा दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, यानी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये आपका क्या है, यही आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। वाई की क्वांटिटी को रिड्यूस करें, नीचे आप बढ़ते जा रहे हैं और आपका ये बढ़ता जा रहा है, मतलब ये नीचे डाउन हो रहा है, ये इस साइड में बढ़ता जा रहा है। लेबर को आप बढ़ा रहे हैं, पूंजी को आप घटा रहे हैं, तो ये आपका होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। आई होप आपके समझ में आया होगा कि ये MRTS क्या होता है और किस प्रकार से यह दो साधनों के बीच में एक्टिव होता है और दो साधनों के बीच में इनका रिलेशन निगेटिव होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो MRTS है ये आपको ये स्लोप बताता है, यानी आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से आपका ये स्लोप है। यहाँ पर पहली चीज़ तो माइनस है, मतलब निगेटिव संबंध है, यानी इसका स्लोप मतलब कि ढाल क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और दूसरी चीज़ चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, यानी ये भी ढाल बता रहा है कि वाई में किस प्रकार से आपका परिवर्तन हो रहा है और एक्स में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब है कि पूंजी में कितना परिवर्तन आपने किया और कितना परिवर्तन आपने लेबर की क्वांटिटी में किया है, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि समोत्पाद वक्र जो होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके कुछ गुण होते हैं, वो क्या हैं ये समझते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जो आपको डायग्राम यहाँ पे बनाया था उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, फिर आपको समझा। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समोत्पाद वक्र की विशेषताएं, यानी क्या क्या फीचर्स होती हैं। इसमें जो आपका पहला फीचर है, और मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने तटस्थता वक्र जो सेशन मैंने अटेंड किया था उसको आपने अगर विजिट नहीं किया है, पहले जाकर के उसको विजिट करें, क्योंकि अगर वो आपके समझ में आ जाएगा, उसको आप समझे रहेंगे पहले से, तभी आपको ये समोत्पाद वक्र क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं, यानी इसके जितने भी मैंने टूल्स आपको बताऊंगा, जितने भी सेशन को अटेंड करके मैं उसमें अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। कब आएगी, जब आप उस सेशन को अटेंड करके आएंगे, यानी आप तटस्थता वक्र जो इंडिफरेंस करता है उसको अटेंड करेंगे, क्योंकि उसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा। इतना अंतर है कि वहाँ पर संतुष्टि के हिसाब से बात हो रही थी, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बात हो रही थी, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट के हिसाब से बात होगा, बस इतना ही अंतर है। बाकी सबका डायग्राम सेम ही बनेगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, विशेष कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं फीचर पे। इसमें जो आपका पहला फीचर है समोत्पाद वक्र की, वो ये है कि आपका जो समोत्पाद वक्र होता है, जो आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है, उसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। कैसे समझिए इसको, ऊपर से नीचे की ढलान होने का मतलब है कि ये आपका डायग्राम है, ठीक है ना, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका o हो गया। यहाँ पर आपने पूंजी दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने श्रम दिखा दिया, लेबर दिखा दिया। अब चूंकि ढलान ऊपर से नीचे है, कहने का मतलब है आपका स्लोप कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये पहला फीचर है। आपका जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है, उस आइसो प्रोडक्ट कर्व का जो पहला फीचर है यही निकल कर आता है कि आपका जो समोत्पाद वक्र है ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ऊपर से नीचे की ओर इसका ढलान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। ऊपर से नीचे की ओर ढलान होने का मतलब यह है कि आप जो है लेबर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको पूंजी की क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी पूंजी की मात्रा को आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए घटाना पड़ेगा ताकि आपको इस वक्र के माध्यम से एक समान मात्रा में उत्पाद मिल सके, एक समान मात्रा में आपको प्रोडक्शन या उत्पादन प्राप्त हो सके। तो इसमें जो दूसरा फीचर है, यानी दूसरा जो विशेषता है, वो बता रहा है कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। इसको आप यही समझ लीजिए, ये आपका जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है,
यानी समुत्पाद वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से बना हुआ है, यानी ढलान चूंकि नीचे की तरफ है तो इसीलिए आपका ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, और मूल जो बिंदु है आपका यानी ओरिजिन पॉइंट है इसकी तरफ उन्नतोदर यानी झुका हुआ है। इसलिए झुका होने का मतलब यही है कि आप लेबर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो पूंजी की क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। ये इंडिकेट यही करता है, यानी निगेटिव रिलेशन होता है श्रम और पूंजी के बीच में, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा। ये आपका रही दूसरा फीचर। और तीसरे फीचर की बात करें तो तीसरा फीचर ये बोलता है कि ये जो आपका समुत्पाद वक्र है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। समुत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। कहने का मतलब है कि अगर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है तो ये ऐसा नहीं होगा, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यहाँ पर काट रहा है, अगर मान लीजिए कि कभी नहीं काटता है तो इसके फीचर हो गया। अगर मान लीजिए कि काट देता है तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये काट देगा तो इस तरीके से निकल आएगा। कहने का मतलब है कि आपने जितनी मात्रा में लेबर लगाई और जितनी मात्रा में आपने पूंजी लगाया, उस लेबर और पूंजी के माध्यम से इस वाले जो आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व है और इस वाले जो आपको आइसो प्रोडक्ट कर्व है, दोनों कर्व से आपको एक समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। समोत्पाद वक्र के अलग अलग वक्र पर अलग अलग उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे तो दोनों वक्रों के माध्यम से किसी भी उपभोक्ता को एक समान मात्रा में उत्पाद प्राप्त होगा, एक समान मात्रा में इसमें आपको उत्पादन की मात्रा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं होता, इसलिए ऐसा ये नहीं बन सकता, तो ये आपका ये फेल हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला हम देखते हैं कि जो आपका समुत्पाद वक्र है उसके फीचर क्या है। अगला आपका जो फीचर है आप देख सकते हैं कि जो आपका ऊंचा समुत्पाद वक्र होगा वो ऊंची जो है आपका उत्पादन को दिखाएगी। जैसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है x हो गया, ये आपका y, ये आपका o हो गया, यहाँ पर आपका कैपिटल हो गया, यहाँ पर लेबर हो गया। आपको दिखाना है कि जो ऊंचा समुत्पाद वक्र है वो ऊंचे उत्पादन को शो करता है। मतलब कहने का है कि आपका ये जो आपका Q1 है इससे ज़्यादा उत्पादन इस पर आएगा और इससे ज़्यादा उत्पादन इस पर आएगा और इससे ज़्यादा उत्पादन Q4 पर आएगा। ठीक है ना। मतलब कि मूल बिंदु से जितना दूर होता जाएगा ये, यानी ऊंचा जो आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो ऊंची जो है प्रोडक्शन को शो करेगा, यानी ज़्यादा उत्पादन को शो करेगा, ज़्यादा उत्पादन को प्रदर्शित करेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में आपके प्रोडक्ट बन पाएंगे। अब समझते हैं कि अगला जो फीचर है वो क्या है। अगला फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है समुत्पाद वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करता है। अगर मान लीजिए अक्षों को स्पर्श नहीं करता है तो इसके फीचर हो गए। अगर इन केस अगर अक्षों को स्पर्श करता है तो इसका ये क्यों नहीं हो सकता है, अक्षों का स्पर्श क्यों नहीं करता, ये समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका ऐसे स्पर्श कर दिया, ठीक है ना। अगर जिस पॉइंट को ये स्पर्श करेगा यानी जिस अक्ष को ये समुत्पाद वक्र स्पर्श करेगा, कहने का मतलब है कि वो साधन नहीं लिया जाएगा, वो साधन एब्सेंट हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपकी कैपिटल, ये आपका लेबर। तो इस डायग्राम में OY अक्ष पर आपका ये जो यहाँ पे टच किया हुआ आइसो प्रोडक्ट कर्व यानी Q1 ये यहाँ पे टच किया हुआ, तो कहने का मतलब है कि ये जो आपने यहाँ पर कैपिटल लिया हुआ तो ये कैपिटल यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर मान लिया कि ये आपका जो डायग्राम है इस तरीके से बन जाए, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर लेबर, तो अगर इस तरीके से हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका ये जो लेबर है ये लेबर यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। जिस अक्ष को टच करेगा समुत्पाद वक्र उस साधन को नहीं लिया जाएगा। ये आपका जो टच कर रहा है इससे ये पता चलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर भी टच करे, यहाँ पर भी टच करे। कहने का मतलब है कि अगर दोनों जगह टच करेगा तो आपने कैपिटल की जो यूनिट ली वो भी 0 ली और जो लेबर की यूनिट ली वो भी 0 ली। कैसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये x हो गया, ये O हो गया, y हो गया, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे लेबर, जैसा कि कुछ इस तरीके से अगर हो जाए तो यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने कैपिटल की मात्रा 0 ले ली और इस पॉइंट पर आपने लेबर की मात्रा 0 ले ली। तो इस हिसाब से ये भी नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से समुत्पाद वक्र की विशेषता होती है। और यहाँ पर जो अगली विशेषता निकल के आती है, लिखा नहीं हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगली जो विशेषता है कि जो समुत्पाद वक्र हैं उनका एक दूसरे के पैरेलल होना, उनका एक दूसरे के समानांतर होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका ये यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया O, यहाँ पर हो गया y हो गया। ठीक है ना। और ये आपका हो गया कैपिटल, यहाँ पे हो गया लेबर। अब इसमें बता रहे हैं कि जो आपका ये आइसो प्रोडक्ट कर्व है
वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के समानांतर हो। आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।